नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच कोशिका का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले कोशिका के विभिन्न पार्ट्स के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके थे। आज मैं 3 पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे आप लोगों के बीच। सबसे पहले तारकाय, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेंट्रोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम का खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोवेरी। बोवेरी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सेंट्रोसोम का खोज किए थे। सेंट्रोसोम जो होता है यह कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन मतलब क्या हो गया कि एक कोशिका से 2 नए अलग अलग कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका टूटकर 2 को कोशिका बना लिया, तो वही होता है कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका विभाजन जो सेंट्रोसोम करता है वो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा। और जो जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। अब बात आता है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम होता है, सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हमारे शरीर में लीवर में होता है, बहुत तेज़ी से। इसीलिए अगर लीवर में कुछ गड़बड़ी हो जाए, लीवर में अगर कोई पार्ट्स में जैसे कि चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है, जिससे वो लीवर है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए लीवर में है जो कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे कम ब्रेन में होता है। ब्रेन में न्यूरॉन होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में जो कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आता है कि एक होता है कि कोशिका विभाजन जब यही बहुत तेजी से हो जाता है, यानी कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं कैंसर। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर में होता है। कैंसर में क्या होता है कि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है, और जब बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन हो गया, कंट्रोल से बाहर हो जाता है कोशिका विभाजन, तो वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब आता है ब्रेन में, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं, ब्रेन में तो जो कैंसर नहीं होना चाहिए, फिर भी ट्यूमर कैंसर एक होता है। तो क्यों होता है? तो ब्रेन का जो 90% भाग है, ब्रेन का जो 90% भाग है वो न्यूरॉन से बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। 90% भाग होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जो 10% भाग होता है वो गिलियम सेल से बना होता है। किससे बना होता है? गिलियम सेल से, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। यही 10% में कोशिका विभाजन होता है, जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। और यही सेंट्रोसोम अगर कोशिका विभाजन कंट्रोल से बाहर कर देता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर सेल जिसको बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन करता है, और यही कोशिका विभाजन बहुत अधिक मात्रा में कर देता है, ओवरऑल कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो क्या चीज़ का रूप धारण कर लेता है? तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब ब्रेन में कैंसर क्यों होता है? ब्रेन में 90% भाग न्यूरॉन से बना होता है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो 10% भाग है वो गिलियम सेल पाया जाता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, कोशिका विभाजन होता है, जिससे ओवरऑल कंट्रोल से बाहर कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देता है, जिससे वहाँ कैंसर का रूप धारण कर लेता है, और यही हो जाता है कि ब्रेन में कैंसर हो गया। अब आता है दूसरा। अब हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ER बोलते हैं। इसका काम होता है कोशिका का, इसको आंतरिक कंकाल बोला जाता है। जैसे एक घर में जो दीवार का काम क्या होता है, घर में जो पिलर होता है, जैसे घर में दीवार के नीचे जो पिलर होता है उसका काम क्या होता है कि वो दीवार गिरे नहीं। इसका काम क्या होता है कि घर गिरे नहीं, वो आंतरिक सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका का आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि कोशिका वो है जो कोशिका नीचे चपके नहीं, अगर चिपक जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो
तो इसका काम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है कि कोशिका का आंतरिक कंकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका का अंदर है जो इस आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो पार्ट्स होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। जो स्मूथ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और जो रफ होता है वो राइबोसोम का, उसमें राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। मान लिया जाए कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो इसका इसी में दो पार्ट्स होता है, एक होता है चिकना होता है, एक चिकना होता है जिसको बोलते हैं स्मूथ, इसको बोलते हैं स्मूथ, और एक खुरदरा होता है। या खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं रफ। जो स्मूथ होता है वो चिकना होता है, इसमें वसा पाया जाता है। इसका किस चीज़ का निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। जो रफ होता है राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होगा, एक हो गया स्मूथ जो कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण किया, एक हो गया रफ जो राइबोसोम का निर्माण किया। अब पूछेगा कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर पाया जाता है, जिसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। अब राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का। एक 70S, एक को बोलते हैं 70S और एक को बोलते हैं 80S। अब एस क्या है? एस होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब होता है कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब होता है एक तरह के आकार को बताता है, या क्या करता है कि एक तरह के आकार को बताता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये जो आकार को बताता है साइज के आधार पर नहीं बताता है। साइज को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बल्कि एक फ्लूइड में दो चीज़ों को डाल देते हैं और जो सबसे पहले नीचे गिरता है वो मान लेते हैं वो बड़ा है। जैसे कि मान लिया जाए कोई जल या द्रव है, अगर जल या द्रव में डालने पर जो सबसे पहले जल्दी नीचे गिर जाएगा तो उसको मान लेंगे कि वो बड़ा है। साइज को देखकर नहीं, अगर जल में द्रव में डालेंगे और अगर सबसे पहले गिर जाएगा तो मान लिया वो बड़ा है, और जो बाद में गिरेगा उसको मानेंगे छोटा है। तो उसी प्रकार 70S और 80S में हो, आई होप समझ में आ गया होगा कि 70S होता है वो छोटा होता है, या क्या होता है? छोटा, और 80S होता है या बड़ा होता है। जो 70S होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हम बाद में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो छोटा छोटा पार्ट्स लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये तीन चीज़, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।